हेलो बच्चों, आज हम अपना क्लास 11th का बेसिक्स फिजिक्स स्टार्ट करते हैं। जस्ट इंट्रोडक्शन अबाउट फिजिक्स। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना वर्ड आता है फिजिक्स। व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स जस्ट स्टडी द नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना, या हम बोले जो अपने पास जितने भी फिनोमिना ओकर हो रहे हैं वो सब हम किसके अंदर स्टडी करते हैं? फिजिक्स के अंदर। जैसे कि हम बोलते हैं अपने पास डे एंड नाइट, फैन अपना फैन रोटेट हो रहा है, कार्स मूव कर रही है, अर्थ रोटेट कर रही है, मून रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द अर्थ, अपने पास जो लाइट है वो ग्लो कर रही है, साउंड जो मैं बोल रहा हूँ जो आपको सुनाई दे रही है, साउंड सुनाई दे रहा है, ये साउंड, ये जो फिनोमिनाज हैं, ये जो सब फिनोमिनाज, टीवी, आप टीवी की स्क्रीन में पिक्चर्स इमेज देख पा रहे हो, ये जो सब फिनोमिनाज है, जो नेचुरल फिनोमिनाज है, जो अपने अराउंड जो फिनोमिना होते हैं उन सब की जो स्टडी करते हैं हम, वो किसके अंदर करते हैं? फिजिक्स के अंदर। तो जस्ट फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिना, नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। तो जो फिजिक्स जो है इसकी डिफाइन करेंगे, ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना, या फिर स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। जितने भी फिनोमिनाज हैं उन सबको हम स्टडी करते हैं, उसको किसके अंदर स्टडी करते हैं? फिजिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। तो ये तो था अपने पास ब्रीफ कुछ इंट्रोडक्शन फिजिक्स के बारे में। अब बात करेंगे फिजिक्स का रिलेशन क्या, अपने साइंस के साथ रिलेशन क्या है, फिजिक्स का टेक्नोलॉजी में क्या रिलेशन आता है, फिजिक्स का अपने पास सोसाइटी में क्या रिलेशन है, फिर उसके बाद फिजिक्स का स्कोप ऑफ फिजिक्स क्या है, स्कोप या एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स क्या है, उसके बाद जस्ट अपने पास कुछ फोर्सेज है या कुछ बेसिक लॉज ऑफ फिजिक्स के अंदर जो हम बात करेंगे, जस्ट इंट्रोडक्शन की बात करेंगे हम। तो फिजिक्स तो हमने पढ़ा, जो नेचुरल फिनोमेना की स्टडी करते हैं। अब फिजिक्स रिलेट कैसे करेगा साइंस के साथ? फिजिक्स इन रिलेशन विद साइंस। अब अपने पास साइंस के हम पार्ट पढ़ेंगे, केमिस्ट्री भी आता है अपने पास, बायोलॉजी भी आता है, मैथमेटिक्स भी हम लेते हैं, या फिर हम एस्ट्रोनॉमी, बहुत से अपने पास साइंस के अपने पास जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उन सब के अंदर हम इसको फिजिक्स के साथ रिलेट करते हैं। जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूँ फिजिक्स इन रिलेशन विद केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस हो रही है अपने पास उन सब के अंदर फिजिक्स क्या है? डायरेक्टली रिलेट करती है। फिजिक्स का अपने पास उसमें डायरेक्टली रिलेशन रहता है केमिस्ट्री के अंदर। जैसे मैं उसमें स्टडी कर रहा हूँ, एक्सरेज को स्टडी करते हैं, वो सब किसके अंदर हम अपने पास हम पढ़ते हैं? फिजिक्स की हेल्प से करते हैं। फिजिक्स इन रिलेशन विद मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के अंदर हम यूज करते हैं फिजिक्स का रिलेशन यूज करते हैं, बहुत से अपने पास डेरिवेशंस क्लैरिफाई करने के लिए फिजिक्स को यूज करते हैं। फिजिक्स इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजी, जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप्स है, जो माइक्रोस्कोप्स यूज होते हैं अपने पास बायोलॉजी के अंदर स्टडी के लिए, वो सब के सब किस में स्टडी किए जाते हैं? फिजिक्स की हेल्प से स्टडी किए जाते हैं। फिजिक्स की हेल्प से वो डिजाइन किए जाते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, माइक्रोस्कोप्स वगैरह। फिजिक्स इन रिलेशन विद एस्ट्रोनॉमी, टेलीस्कोप्स। एस्ट्रोनॉमर्स क्या करते हैं कि बड़े बड़े अपने पास प्लैनेट्स हैं उनको स्टडी करते हैं, उनके लिए उनको रिक्वायरमेंट रहती है टेलीस्कोप की, और वो टेलीस्कोप किसकी हेल्प से हम बनाते हैं? फिजिक्स की हेल्प से बनाते हैं। फिजिक्स का इट मीन्स एस्ट्रोनॉमी में फिजिक्स का रिलेशन है। फिजिक्स इन रिलेशन टू द अदर साइंस, जैसे कि अपने पास जियोलॉजी, ओशिनोग्राफी, सेस्मोलॉजी, इन सब के अंदर फिजिक्स का इंपॉर्टेंट रोल रहता है इसकी स्टडी करने के लिए। इसके अंदर इसके एक्सप्लेनेशन में हम फिजिक्स को यूज करते हैं। तो हम साइंस के बहुत से पार्ट्स के अंदर, एवरी पार्ट्स के अंदर हम किसको यूज करते हैं? फिजिक्स को यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है अपने पास फिजिक्स इन रिलेशन विद टेक्नोलॉजी। अब बात कर रहे हैं हम टेक्नोलॉजी की। मैं ये कह सकता हूँ कि फिजिक्स की हेल्प से हम टेक्नोलॉजी को डिजाइन करते हैं, या टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम फिजिक्स को भी डिजाइन करते हैं या डेवलप करते हैं, इंप्रूव करते हैं। दोनों केस आते हैं अपने पास। जैसे हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं सैटेलाइट्स, जो अपने पास वेदर फोरकास्टिंग वगैरह में यूज होते हैं, तो वो सैटेलाइट्स किसकी हेल्प से डिजाइन किया गया अपने पास? फिजिक्स की हेल्प से। वो टेक्नोलॉजी है, हमें एक टेक्नोलॉजी मिली सैटेलाइट, जिससे हमें वेदर फोरकास्टिंग मिला, एक्यूरेसी मिल रही है, किसकी हेल्प से? फिजिक्स की हेल्प से। या हम कहता हूं कि अपने पास जो हम इंजन्स यूज कर रहे हैं, इंजन्स यूज कर रहे हैं अपने पास, यानी कि हम हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। स्टीम इंजन्स की बात करते थे पहले, तो उसमें क्या करते हैं अपने पास स्टीम हीट को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। किसकी हेल्प से हमने कन्वर्जन किया? फिजिक्स की हेल्प से कन्वर्जन किया है। वैक्यूम ट्यूब्स, वायरलेस कम्युनिकेशन, टीवी में, रडार में वैक्यूम ट्यूब्स यूज करते थे वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए। एक्सरेज यूज करते हैं फिजिक्स की हेल्प से। न्यूक्लियर फ्यूजन, देखो ये बहुत बड़ा बूम आया था अपने पास न्यूक्लियर फ्यूजन, जैसे हमने इसको स्टडी किया, फिजिक्स के अंदर एक्सप्लेन किया कि न्यूक्लियर फ्यूजन से क्या कि हम बहुत ज्यादा अपने पास एक
एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं, एक स्प्लाइस प्रोवाइड कर सकते हैं, बट इसका ड्रॉबैक भी है न्यूक्लियर फ्यूजन में। फिर अपने पास एटम बॉम्ब बना जो उसका एक ड्रॉबैक भी है, बट अपने पास एनर्जी के लिए न्यूक्लियर फ्यूजन में अपने पास एक एनर्जी का सोर्स मिला। नेक्स्ट सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, जो हम लैपटॉप्स यूज कर रहे हैं, जो उसमें सिलिकॉन चिप यूज होती है, वो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस स्टडी किए गए फिजिक्स में, उसके बाद उसको हम डिजाइन कर पाए। इट मीन्स टेक्नोलॉजी की हेल्प से, हमने फिजिक्स की हेल्प से टेक्नोलॉजी बनाई और कुछ टेक्नोलॉजी एडवांस होने से हमें फिजिक्स के अंदर डेवलपमेंट मिली है। तो मैं कह सकता हूं तो फिजिक्स और टेक्नोलॉजी रिलेट करती है, जैसे अपने पास फिजिक्स साइंस से रिलेट करता है। अब नेक्स्ट आता अपना फिजिक्स इन रिलेशन टू सोसाइटी। अब फिजिक्स का सोसाइटी से क्या लिंक है, क्या रिलेशन बनता है? देखो, जो भी अपने पास डिस्कवरी फिजिक्स के अंदर थी वो डायरेक्टली अफेक्ट करती है अपने सोसाइटी को। जो ह्यूमन बीइंग है उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स को, उनकी थिंकिंग को, उन सबको डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं सोसाइटी के अंदर। जैसे देखो अभी अपने पास इसी में लेते हैं वैक्यूम ट्यूब्स, वायरलेस कम्युनिकेशन या सेमीकंडक्टर लैपटॉप्स वगैरह अपने पास जैसे यूज हुए, सिलिकॉन चिप्स हमने यूज करना स्टार्ट किया है, तो डायरेक्टली इफेक्ट किया अपने सोसाइटी को, ह्यूमन की थिंकिंग को डायरेक्टली, लिविंग स्टैंडर्ड्स को, सबको डायरेक्टली इफेक्ट करता है। यानी कि कोई भी डिस्कवरी अगर अपने फिजिक्स के अंदर होती है तो वो डायरेक्टली इफेक्ट करती है अपने सोसाइटी को। और सोसाइटी मीन्स ह्यूमन बींग्स, उसके स्टैंडर्ड को, लिविंग को, उसकी थिंकिंग को, सबको डायरेक्टली अफेक्ट करती है। नेक्स्ट आता है स्कोप ऑफ फिजिक्स। अब स्कोप मीन्स मैं कहता हूं उसका टोटल ओवरऑल सिलेबस, हम फिजिक्स में क्या क्या स्टडी करेंगे बहुत बड़ा है, बट इसके अंदर मैं कुछ जो मेन है अपने पास, जो स्कोप मीन्स सिलेबस क्या उसको हम स्टडी करेंगे, वो आता है सबसे पहले मैकेनिक्स। मैकेनिक्स देखिए, इसका कुछ पार्ट हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं। मैकेनिक्स इसका मेन पार्ट होता है मोशन। कुछ पार्ट हमने थोड़ा बहुत स्टडी किया है, उसको हम फर्दर इसमें पढ़ेंगे। मोशन होता है स्ट्रेट लाइन मोशन, रेक्टिलिनियर, रोटेशनल मोशन, फ्रिक्शन पढ़ेंगे इसके अंदर। ये सब किसके अंदर आएगा? मैकेनिक्स का पार्ट है। उसके बाद आएगा इसमें थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स मीन्स ये डायरेक्टली रिलेट करता है हीट से, टेम्परेचर से। हीट, टेम्परेचर, हीट एंड टेम्परेचर, ये डायरेक्टली लिंक करता है हीट एंड टेम्परेचर से। तो थर्मोडायनेमिक्स को हम स्टडी करेंगे, फ्लूइड्स को स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मीन्स हम स्टडी करते हैं चार्ज को, चार्ज से बनने वाले फील्ड को स्टडी करते हैं। चार्ज, उसके फील्ड और उसके डिफरेंट इफेक्ट्स को हम इसमें स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। मूविंग चार्जेस को, स्टेशनरी चार्जेस को करते हैं। करंट, इलेक्ट्रिसिटी आ जाता है, जैसे इसके अंदर अपने पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ जाएगा। ये सब के सब किसमें आएंगे अपने पास? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। एक आता ऑप्टिक्स, इसमें कुछ पार्ट हमने 10th में पढ़ा था, याद हो तो आप लोगों को। रिफ्लेक्शन पढ़ा है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन पढ़ा था लाइट के अंदर, तो सेम वो केस में आएंगे। ऑप्टिक्स के अंदर पार्ट आएगा अपने पास। ये दो तरह से होता है, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, ये अपने पास आएंगे ऑप्टिक्स का पार्ट जो हम रीड कर रहे हैं। एक आता है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स या हम इसको क्वांटम फिजिक्स भी बोलते हैं, जिसमें हम एटम्स को स्टडी करते हैं, एटम के स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा अपने पास? मॉडर्न फिजिक्स के अंदर एटम्स एंड एटम्स के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। ये हो गया अपने पास स्कोप ऑफ फिजिक्स। अब बात करते हैं फोर्सेस इन नेचर। वैसे तो हम 11th-12th में काफी सारी फोर्सेस पढ़ेंगे, बट देर आर मेन 4 फोर्सेस इन द नेचर जो हम स्टडी करें। मेन 4 फोर्सेस होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूं, इसमें हम पढ़ रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे पहले पढ़ रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो, ये ग्रेविटेशनल फोर्स हमने क्लास 9th में फिजिक्स में पढ़ा था, साइंस के अंदर, याद हो तो। कोई भी दो बॉडी के बीच में अट्रैक्शन होता है, को दो बॉडीज विच इज हैविंग मास ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये हमेशा कैसी फोर्स होती है? अट्रैक्शन फोर्स होती है, अट्रैक्टिव इन नेचर है। ये एक लॉन्ग रेंज फोर्स है। देखो, सन के और अर्थ के बीच में है, अर्थ और मून के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, क्योंकि बहुत लॉन्ग रेंज पे भी काम करती है, तो एक लॉन्ग रेंज फोर्स है। और दिस इज द वीकेस्ट फोर्स। देखो बेटा, दिस इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। जितने भी फोर्स है उन सबसे वीकेस्ट, सबसे वीक फोर्स होती है ये, सबसे वीक फोर्स है ये ग्रेविटेशनल फोर्स। किसी भी दो बॉडीज जो विच एज हैविंग मास ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, वो ग्रेविटेशनल फोर्स क्लास 9 में पढ़ा।
नेक्स्ट वन है अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, या फिर मैं बोल दूं कोई भी दो अपोजिट चार्जेस हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और जो सेम चार्ज है वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इट मीन्स पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो ये दोनों की तरफ से हो सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में भी अट्रैक्टिव और में भी रिपल्सिव, देयर आर बोथ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव नेचर, बट दिस फोर्स इज 10⁻36 टाइम्स स्ट्रोंगर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो कितनी स्ट्रॉन्ग फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स स्ट्रॉन्ग है कितनी, 10⁻36 टाइम्स देन ग्रेविटेशनल फोर्स। इट मीन्स इट इज द स्ट्रॉन्ग फोर्स, इट इज सेंट्रल फोर्स। ये सेंटर टू सेंटर लाई करती है। सेम अपने पास ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी एक सेंट्रल फोर्स है, सेंटर टू सेंटर लाई करती है। नेक्स्ट वन, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स मीन्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब मान लो अपने पास एक न्यूक्लियस है, क्या बात करें हम, अपने पास एक न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है पता, प्रोटॉन्स होते हैं एंड न्यूट्रॉन्स। इसके अंदर प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्जेस हैं, बहुत से इसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस आपस में भरे हुए हैं। अब पॉजिटिव पॉजिटिव हमें पता है एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अगर ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो यहां से क्या हो जाएंगे, बाहर लीक आउट हो जाएंगे, बाहर निकल जाना चाहिए, बट नहीं, ये न्यूक्लियस के अंदर बाहर नहीं हो पाते न्यूक्लियस से। इट मीन्स उनके बीच में कोई एक ऐसी स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स लग रही है जो इसको रोक के रखी हुई है, तो उस फोर्स को बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। जो इन प्रोटॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर जोड़ के रखे हुए हैं उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होती है ये न्यूक्लियर फोर्स इन बिटवीन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्स होती है वो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है इन नेचर के अंदर, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। और ये शॉर्ट रेंज, जो इनके बीच का डिस्टेंस है वो बहुत कम होता है, शॉर्ट रेंज के लिए होती है, लॉन्ग रेंज के लिए एप्लीकेबल नहीं है। शॉर्ट रेंज मीन्स 10⁻⁻15 मीटर। देखो कितनी शॉर्ट रेंज, बिल्कुल इतना डिस्टेंस होगा तभी ये वर्क करती है। 10⁻⁻15 मीटर शॉर्ट रेंज, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स एंड अट्रैक्टिव इन नेचर। तो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स है बाउंडेड रहते हैं, किस वजह से रहते हैं, इस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से, और ये स्ट्रॉन्गेस्ट इन नेचर। एंड फोर्थ वन हम इसको कंसीडर करते हैं, इसको वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स, इसके बारे में हमें कुछ ज्यादा नहीं पता, हमें सिर्फ इतना पता है ये ऑल्सो शॉर्ट रेंज फोर्सेज होती है, बट दिस इज 10⁻25 टाइम्स स्ट्रोंगर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। इतनी वीक भी नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻25 टाइम्स ग्रेटर रहती है, स्ट्रोंगर रहती है ये। तो अब मैं इन फोर्सेज को अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग में बताऊं तो सबसे पहले होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्गेस्ट होगी, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, देन वीक न्यूक्लियर फोर्स, और सबसे जो वीकेस्ट होगी वो कौन सी होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बेसिकली जो अपने पास नेचर के अंदर 4 फोर्सेज होती है, बट अदर देन बहुत सी फोर्सेज है जो हम डे बाय डे जैसे जैसे अपना सिलेबस कैरी ऑन होगा हम उसको स्टडी करेंगे, बट दीज आर द 4 बेसिक फोर्सेज इन नेचर। अब जो हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, इस फिजिक्स के अंदर जो बेसिक लॉ है, फिजिक्स को रीड करते हैं उसके अंदर 2 बेसिक लॉ है, यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म। यूनिफिकेशन मीन्स बहुत सी चीजों को एक साथ मिलाना, यूनिफिकेशन मीन्स यूनिफाई करना, एक साथ मैं उसको एक्सप्लेन कर सकूं एक सिंगल लाइन के साथ। जैसे कि अपने पास ग्रेविटेशनल लॉ है, अब ग्रेविटेशनल लॉ से मैं क्या कर सकता हूं, एप्पल मेरे पास नीचे की तरफ गिर रहा है, मैं ग्रेविटेशनल फोर्स से प्लेनेट का मोशन बता सकता हूं, ग्रेविटेशनल फोर्स ही है वो उसमें अंदर जो बता पा रही है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की हेल्प से मैं बहुत से फिनोमिना को एक साथ, एक फोर्स, एक ग्रेविटेशनल लॉ की हेल्प से मैं सबको एक्सप्लेन कर सकता हूं। सेम अपने पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, या सेम अपने पास कोई दूसरा एक सिंगल फिनोमिना की हेल्प से मैं बहुत से डिफरेंट थ्योरीज को एक्सप्लेन कर सकूं, उसको बोलते हैं यूनिफिकेशन। जो स्टीफन हॉकिंस है उन्होंने एक बुक लिखी थी, द लॉ फॉर एवरीथिंग। इट मीन्स उन्होंने भी, स्टीफन हॉकिंस ने भी, वो उस बुक पे इस पे यूनिफिकेशन पे काम कर रहे थे। वो बोले कि मैं पूरी फिजिक्स में जितने भी अपने पास फिनोमिना ओकर हो रहे हैं
मैं उन सबको एक सिंगल यूनिफिकेशन कर दूं, यानी कि एक सिंगल लॉ से, सिंगल थ्योरी से मैं उन सबको एक्सप्लेन कर दूं। वो इसके ऊपर काम कर रहे थे, लगभग उन्होंने इस पे काम कर लिया था, बट वो इसको पूरा नहीं कर पाए। तो बहुत से साइंटिस्ट जैसे मैक्स प्लैंक है, मैक्स प्लैंक ने अपनी 4 इक्वेशंस दिए। मैक्स प्लैंक जिन्होंने अपनी 4 इक्वेशंस दी, उन 4 इक्वेशंस के अंदर उसने पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उन 4 इक्वेशंस के अंदर उन्होंने उस पूरी थ्योरी उस पे एक्सप्लेन कर दी, उन सब की थ्योरीज एक्सप्लेन कर दी है। तो ये होता है यूनिफिकेशन। नेक्स्ट वन आता है रिडक्शनिज्म। अब मेरे पास बहुत बड़ी एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, तो मैं क्या करूं, उसको पहले छोटे छोटे पार्ट्स में रिड्यूस कर दूं, पहले छोटे छोटे पार्ट में उसको रिड्यूस कर दूं, फिर छोटे छोटे पार्ट्स को मैं सोल्व करूंगा, तो एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हम इजीली सोल्व कर पाएंगे। रिडक्शनिज्म मींस रिड्यूस करना, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे पार्ट्स में रिड्यूस करना। तो फिजिक्स को अपने पास एक्सप्लेन करने के लिए 2 बेसिक लॉज हैं, यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म। यूनिफिकेशन मींस बहुत सी अपने पास फिनोमेना का एक थ्योरी एक्सप्लेन करना, और रिडक्शनिज्म कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें, इजीली हम उसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये था बेसिक अपने पास फिजिक्स का इंट्रोडक्शन। अब इसके अंदर हम नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे अपने पास कि चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। ये तो चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन, नेक्स्ट में आएगा अपने पास यूनिट्स एंड मेजरमेंट का। तो जस्ट ये इंट्रोडक्शन था बच्चे अपने पास गिवन है बुक्स के अंदर एनसीईआरटी में, तो आप उसको थोड़ी बार रीड कीजिए कि व्हाट इज फिजिक्स। हम फिजिक्स रीड कर रहे हैं अपने पास, तो ये फिजिक्स है क्या, कैसे वो अपने पास टेक्नोलॉजी से रिलेट करती है, कैसे वो साइंस से रिलेट करती है, कैसे वो सोसाइटी को इफेक्ट करती है, ये सारी चीजें अपने पास किसमें आती है, इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। ओके बच्चों।